नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कुछ दिन पहले हमने चर्चा की थी ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इनके नतीजों का हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। तब नतीजे नहीं आए थे, तब नतीजे सामने आ गए हैं और 2 कांग्रेस शासित राज्य भाजपा के पास चले गए हैं और मध्य प्रदेश में 18 साल बाद भी भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ फिर से वापस आई है। 3 राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत दर्ज की है उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है और एक बार फिर से ये सवाल मौजूद हो गया है कि हरियाणा में इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अब जो चुनाव है वो सीधे लोकसभा के चुनाव है, अब कोई बीच में चुनाव नहीं है। तो लोकसभा के चुनाव में हरियाणा में भी 10 सीटें हैं और इस जीत से बीजेपी कितनी उत्साहित है और कांग्रेस के पास क्या कुछ सीखने के लिए सबक है, दूसरे दल क्या कुछ प्लानिंग करेंगे, हरियाणा में क्या होगा, उस पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। राजनीति के 2 धड़े आमने सामने थे। जहां कांग्रेस ने इसे अपने इंडिया गठबंधन को परखने का सही समय समझा, तो बीजेपी ने इसे 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा। अब नतीजे सबके सामने हैं। बात हरियाणा की हो तो आने वाले साल में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव जैसी 2 चुनौतियां सामने हैं, लेकिन हरियाणा पर भी इन नतीजों का असर साफ दिखेगा। बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर 3 राज्यों में तो जीत की हैट्रिक लगा दी है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने आज हरियाणा में भी जीत की हैट्रिक लगाने का ऐलान कर डाला। तो जैसे ये हैट्रिक लगाई है मोदी जी ने, यानी 3 स्टेटों में हैट्रिक लगी, अब यही हैट्रिक जो है मई के महीने में मोदी जी की लगेगी और फिर 4 महीने बाद वही हैट्रिक हरियाणा में भी लगनी है। जहां एक और बीजेपी ने कांग्रेस के पंजे से 2 राज्यों को खींचकर कमल खिला दिया है, वहीं हरियाणा में भी इशारा साफ है। बीजेपी यहां भी हैट्रिक लगाने की रणनीति बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ नेहा धवन है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल से, नवीन गौड़ आम आदमी पार्टी से हैं। आप सभी का स्वागत है। विद्रोही जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, ये जो नतीजे आए हैं इन नतीजों का असर नहीं पड़ेगा क्या ये कहा जाए, और अगर असर पड़ेगा तो क्या असर पड़ेगा? आप बार बार कहते हैं अब सीधा लोकसभा चुनाव है, कहां गलती हो गई वो तो उस राज्य के एक्सपर्ट्स बता देंगे, क्या सीखना चाहिए वो बड़ा महत्वपूर्ण है, बताएं। वरुण जी, आपको, बहन नेहा धवन जी को, भाई विजेंद्र रेड्डी जी को, भाई नवीन गौड़ जी को और सियासी अखाड़ा जनता टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपके माध्यम से तेलंगाना की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने 10 साल बाद जो हमने तेलंगाना राष्ट्र का निर्माण कांग्रेस ने किया था, उसका प्रतिफल 10 साल बाद हमें सत्ता सौंप कर दिया। उनका आभार, उनका धन्यवाद। और वहीं भाजपा को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि 3 राज्यों में उन्होंने सत्ता प्राप्त की, उनको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, मैं भाजपा की तरह ना तो स्टैंड बदलता हूं और ना भाजपा की तरह परिस्थिति अनुसार बात करता हूं। मेरा स्टैंड बड़ा क्लियर है। 2 दिसंबर तक भाजपा ये कह रही थी कि इन गांवों का लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हम चुनाव हार। मैं कोई कहीं कहाई बात नहीं कर रहा। भाजपा में मेरे बहुत से मित्र हैं। भाजपा खुद मान रही थी, भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व खुद मान रहा था कि राजस्थान में तो हम जीत जाएंगे, पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हमारी बड़ी मुश्किल नैया पार लगेगी, वहां कांग्रेस की संभावना है। ये 2 दिसंबर, पर मतदाता का जनादेश उनके पक्ष में गया। ये अंतिम आदेश होता है, उस पर किंतु परंतु करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके कार्यक्रम में 30 तारीख को भी मैंने यही कहा था कि हरियाणा की राजनीति पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लोकसभा के चुनाव पर आंशिक असर पड़ेगा, और वो आंशिक असर ये पड़ेगा, जो दल जीतेगा उसका उत्साह बढ़ेगा, जो हारेगा उसमें हताशा आएगी। एडवांटेज मिलेगी तो भी दल जीतेगा। हम जीतेंगे तो हमको एडवांटेज मिलेगी लोकसभा चुनाव में, और भाजपा जीतेगी तो भाजपा को एडवांटेज मिलेगी। यही स्टैंड मेरा 30 तारीख को था, यही स्टैंड मेरा चुनाव के बीच में था, और यही स्टैंड मेरा आज है। निश्चित रूप से भाजपा के लोगों में उत्साह बढ़ा है, पर मैं आपको बताऊं, जिस तरह हमें राइट ऑफ किया जा रहा है, ठीक है, भाजपा का अधिकार है, उनका दिन है। हम हार गए
विश्लेषकों का भी दिन है, वो हमें कुछ भी कहें, उनकी बात सिर माथे पर। हमारे सहयोगी दल विपक्ष के साथी हमें कुछ भी कहें, उनका स्वागत है, क्योंकि हम आ रहे हैं, हम इसे स्वीकार करते हैं। पर मैं आप जो ये कहते हैं कि कांग्रेस खत्म होगी, मैं छोटा सा आंकड़ा दूंगा, बहुत लंबा चौड़ा नहीं दूंगा। जो देश के प्रमुख 4 राज्य हैं, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, हमें 4,72,24,599 लोगों ने वोट दिए हैं। 4,92,24,599 और भाजपा को मिली है 4,81,59,627 वोट। इस तरह हम भाजपा से 10,64,972 वोट ज्यादा लिए हैं। तो इसका मतलब है हम चुनाव जरूर हारे हैं, पर जनता के अंदर हम खत्म हो गए या वोटर हमारे साथ नहीं है, ये मानना गलत है। अब आपकी बात पर आ जाइए कि हरियाणा के चुनाव पर या इसके चुनाव पर। देखिए, अभी 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक है। हमारे हारने के बावजूद ये आस लगाए जा रहे थे, ये बातें उछाली जा रही थी कि मैं इंडिया गठबंधन के हारने के बाद बिखर जाएगा, कौन सा दल आएगा, कौन सा दल बैठक में नहीं आएगा। आपकी चर्चा थी, उसमें भी 3 तारीख को स्वागत था। उस दिन भी मैंने कहा था कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा चाहे हम हारे या जीते। हमारे सभी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बाकायदा बयान देकर कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम 6 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक में जाएंगे और मिलकर मजबूती से भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अब 6 तारीख को हमारा एक बनना प्रारंभ हो जाएगा कि भाई हमें कैसे मिलकर इंडिया गठबंधन ने लड़ाई लड़नी है, हमारे कौन से राज्यों में किसके साथ क्या क्या गठबंधन होंगे, हमारी नीतियां क्या होंगी। 6 तारीख के बाद हमारी सारी बातें एकदम साफ हो जाएगी और बहुत तेजी से आपके सामने हमारे पूरा लोकसभा चुनाव का प्रारूप आपके सामने आ जाएगा। अब हम बात करेंगे हम किस रणनीति। मैं तो बात करते ही रहूंगा, आप चिंता ना करें, आपको बुलाता रहूंगा। मैं क्या कह रहा हूं सुन लीजिए, 6 दिसंबर तक मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं, 6 दिसंबर के बाद ही मैं स्थितियां साफ करने की स्थिति में हूं। ठीक है, नेहा धवन जी, हरियाणा में क्या असर है इस 3 राज्यों में जीत का? हरियाणा की बात कीजिएगा। देखिए, आज हमारा मौका है, आज तो बोलने दीजिए दिल खोल के। बोलिए वरुण जी। सबसे पहले तो देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने जो अपार स्नेह, अपार प्रेम हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नरेंद्र मोदी जी पर और वहां के जो नेतृत्व है उन पर लुटाया है, उसके लिए उन सभी राज्यों की जनता का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और मन से उनको जो है बहुत ही दुआ और आशीष भी देती हूँ कि इसी तरह से निरंतर उनका प्रेम और प्यार हमारे साथ बना रहे। वरुण जी, यहाँ देखने की बात यह है कि मिजोरम में भी हम कांग्रेस से 1 सीट ज्यादा लेकर गए हैं और तेलंगाना, जिसमें कांग्रेस हमेशा से ये दावा करती आई है कि भारतीय जनता पार्टी का वहां पर कुछ भी अस्तित्व नहीं रहेगा इस चुनाव में, लेकिन वहां पर भी हमने 8 सीटों को जो है अपने नाम पर किया। तो वहां की जनता का भी तहे दिल से आभार। देखिए, जिस तरह से इन चुनाव के समय में और चुनाव से थोड़ा सा समय पहले और चुनाव के बाद, जब तक काउंटिंग नहीं हुई थी, जब तक रिजल्ट नहीं आया था, तब तक चाहे वो इनेलो पार्टी थी, चाहे वो आम आदमी पार्टी थी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी थी, हरियाणा की सभी डिबेट्स में आप भी रहे, मैं भी रही और हमने देखा कि किस तरह से विपक्षी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत गलत सलत शब्द कहे। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका भी अस्तित्व उन्होंने जो है वो मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो सभी कोशिशों के बावजूद, वो सभी तानों के बावजूद, वो सभी जितनी भी हमने गिले शिकवे इनके सुने, जितने भी ब्लेम विपक्ष के लोगों ने भारतीय जनता पर लगाए, मुझे लगता है कि उन ब्लेम का कोई फायदा नहीं हुआ। उन बातों का जो वो गलत डाटा लेकर पेश करते हैं उसका कोई असर नहीं दिखा। मध्य प्रदेश की जनता ने जो बम्पर जीत दी है उससे तो यही दिखता है कि जितनी बातें इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए नकारात्मक बोली, वो इनके लिए ही नकारात्मक गई। राजस्थान में तो लग रहा था कि इस बार जो है कांग्रेस को लग रहा था कि कांग्रेस रिपीट होगी, लेकिन फिर भी वहां के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिखाया। और छत्तीसगढ़ तो
कांग्रेस और विपक्ष मानने के लिए भी तैयार नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। देखिए, चाहे इन 3 राज्यों में हमने सरकार बनाई और बम्पर जीत के साथ बनाई, उसका असर हरियाणा में बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि जहां कहीं विपक्ष का ये मानना है कि हरियाणा की जनता आज की वर्तमान सरकार के साथ नहीं चल रही है, लेकिन अब मेरा ये मानना है कि उनके ये नैरेटिव भी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से फिट नहीं बैठेंगे और जनता जो है वो सोचेगी कि जो पड़ोसी राज्य हैं उन्होंने अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, वहां के नेतृत्व के साथ गए हैं, वो नरेंद्र मोदी के अंदर उन्होंने विश्वास जताया है, तो आखिर इतनी बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं उनका मत क्या है। तो हरियाणा की जनता, मैंने पहले भी डिबेट में ये बात रखी है कि हरियाणा के लोग बहुत राजनीतिक माइंड के हैं। यहाँ का राजनीतिकरण हर व्यक्ति का है और बहुत पॉलिटिकल विचार जो है यहाँ के एक गांव के आम इंसान जो चौक पर बैठकर, गली मोहल्ले में बैठकर भी चर्चा होती है, तो यहाँ पर राजनीतिक विषयों पर चर्चा होती है। तो यहाँ का व्यक्ति बहुत पॉलिटिकली उन पर इस बात का असर सीधे सीधे होगा और उनके मत में परिवर्तन, उनके विचारों में परिवर्तन जरूर होगा और उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे बढ़ेगा। ठीक है नेहा जी। विजेंद्र रेणु जी, ये जो नतीजे रहे हैं, एक तो मुझे समझाएं कि ये जो गठबंधन है इसके लिए ये कितने नुकसानदायक रहने वाले हैं या बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा, जो मोमेंटम बीजेपी को मिला है उसका असर क्या हरियाणा में नहीं होगा, मुझे समझाएं। चलो, सबसे पहले तो मैं बीजेपी पार्टी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और वास्तव में अच्छी जीत इन्होंने हासिल की है। जनता ने इनको सर्टिफिकेट दिया है, हम जनता की आवाज को बुलंद करते हुए इनको बधाई देते। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने का पहला प्रश्न है गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा। कहाँ था गठबंधन? ये इसी घमंड, देखिए इसका परिणाम, एक और बात मैं कहूंगा, वहां पर बीजेपी नहीं जीती, कांग्रेस हार गई, जिसके कारण इनको जीत मिल गई। बेशक इनको प्रचंड बहुमत मिला। आप जरा देखिए, राजस्थान में देखिए, सचिन पायलट गहलोत जी को ये एक नहीं कर पाए। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी भी अपनी जो है ना सीट नहीं बचा पाए। नहीं, भूपेश बघेल जीते हैं, टीएस सिंहदेव हार गए। हाँ चलो, वो भी शुरू में तो बहुत हार में चल रहे थे, बाद में जीत गए। इसी तरह से मध्य प्रदेश में इनका ये हाल हुआ। इनकी जो स्थानीय नेता हैं, एज इन हरियाणा, इन क्षत्रप नेताओं ने न तो हाईकमान की कोई बात मानी, हाईकमान ने एक रणनीतिकार नियुक्त किया, सुनील कोनुवालू क्या था, गोलू क्या था, राजस्थान से भगा दिया उसको कि जाइए, हमें नहीं चाहिए, तेरी जरूरत नहीं है। रेणु जी माफ करो, बीच में टोकना नहीं मैं। आप कह रहे हैं स्थानीय क्षत्रपों ने आला कमान की नहीं मानी, तो फिर वो स्वभाव तो हरियाणा में भी है। तभी तो मैं कह रहा हूं, एज इन हरियाणा, मैंने बोला ना एज इन हरियाणा। हाँ। आप देख लेना, अगर यही हाल हरियाणा का रहा विद्रोही जी, आपका बुरा हाल होगा, राजस्थान से भी बुरा, मध्य प्रदेश से भी बुरा। यदि आप इसी प्रकार से फूट में चलोगे तो मैं तो बार बार कहता हूं, आप पुरानी डिबेट उठा करके देखिए, मैं कहता हूं कि ये कांग्रेसी छत्रप है ना, जो ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं अंदर खाने, और वो आज सिद्ध हो गया है। अगर वहां पर ये हाईकमान को मान के चलते, हाईकमान ने सुनील कोनुगोलू रणनीतिकार नियुक्त किया और उसको बोला गया तू भाग जा, हमें तेरी जरूरत नहीं है। यहां पर कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में, वहां उसके सामने हाईकमान ने एक प्रस्ताव रखा कि समाजवादी पार्टी के साथ समझौता कर लो, और कमलनाथ का वक्तव्य यदि आपने सुना हो, उसने कहा कौन अखिलेश, कौन है अखिलेश? अरे भाई, आप एक घमंडी का सिर तो नीचा होगा, देखो आसमान में थूकोगे तो मुंह में ही गिरेगा, वो किसी और पर तो गिरेगा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं वहां बीजेपी नहीं जीती, बल्कि कांग्रेस ने इसको जितवाने का काम किया है, इसलिए ये जीते। यदि ये इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के चलते, यदि इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियों का सम्मान करते, तो ये दिन नहीं देखने पड़ते इनको। कौन है अखिलेश पता लग गया, यहाँ भी पता लगेगा कौन है अभय चौटाला। आधा % वोट मिला मध्य प्रदेश में, क्या गठबंधन कर लेती कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल, एक हवा आधा % वोट मिला अखिलेश यादव की पार्टी को भाई मध्य प्रदेश में।
वरुण जी बेशक आधा % मिला हो, अभी अगर ये उसको साथ पार्टीशन करते, सीट शेयरिंग करते, तो इनको भी फायदा मिलता, उसको भी फायदा मिलता, और रैली सबको का मंच फायदा भी मिलता। साझा लेकिन करते, अब मंच भी साझा करते, ठीक। बेनिफिट मिला। दूसरी बात देखिए, अगली बात ये मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से हरियाणा का दूसरा प्रश्न था, हरियाणा में क्या असर पड़ेगा। अब हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का रास्ता साफ हो गया बिल्कुल। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सरकार बनाएगी। पहले आम आदमी वाले कहते थे एक MLA की पार्टी, कांग्रेस वाले कहते थे एक MLA की पार्टी। अब इनकी औकात जनता ने इनको दिखा दी। आम आदमी पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले तीनों स्टेट में, और जेजेपी वाले कहते थे एक MLA वाली पार्टी। इनका भी क्या हाल हुआ, 0.5 से भी नीचे ये चले गए हैं, और कांग्रेस की औकात भी जनता ने दिखाने का काम कर दिया। अब इन्हें लोग क्यों बनेगी ये भी मैं बता देता हूं आपको। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े जुमले फेंके हैं। वहां पर कहा 2700 रुपए क्विंटल हम आपका गेहूं खरीदेंगे, वहां पर कहा 3100 रुपए हम धान खरीदेंगे, 450 का सिलेंडर देंगे, लाडली बहना योजना जो चला रखी है उसको और उसका विस्तार करेंगे। हरियाणा में तो सरकार है, या तो आज ही 2700 का रेट दो गेहूं का, पिछला भी बोनस दो, और 450 के सिलेंडर दो, और जितने जिस हरियाणा के निवासी ने खरीद रखे उनका जो है ना वो दो, वापस करो उनके पैसे जो 1100 ले रखे। नहीं तो ये जुमले हरियाणा में पहले आप चल चुके हैं, अब हरियाणा में नहीं चलेगी। काट की हांडी बार बार नहीं चलेगी। वहां आपने पहली बार जुमला दिया था, आप बन गई। हरियाणा में लोग पहली बार जुमला ले चुके हैं आपका, उस पर आप खरे नहीं उतरे हो, इसलिए हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है, और अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री। ठीक है रेणु जी। नवीन गौड़ जी, भाई ये जो 4 राज्यों के नतीजे आए हैं वो गिनवा रहे हैं कि आपका परफॉर्मेंस भी कैसा रहा और बीजेपी का जो परफॉर्मेंस रहा। चुनौती 24 में लोकसभा चुनाव, हरियाणा में जो 10 सीटें हैं, बीजेपी के सामने अब चैलेंज कितना है भाई, जब इस तरह की परफॉर्मेंस दे रही है बीजेपी? उनको, आपको, आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के विनम्र नमस्कार जी। और विजेंद्र जी से मैं थोड़ा मतलब ये कहना चाहता हूँ कि विजेंद्र जी बताओ फिर शपथ कहाँ लेने आ रहे हो आप? आपने तो बना ली सरकार, आपका तो रास्ता ऐसे बड़ी जल्दी साफ कर लिया आपने। चंडीगढ़ में शपथ लेंगे, इतनी जल्दी चंडीगढ़ में लेंगे भाई, चंडीगढ़ में अभय सिंह चौटाला शपथ लेगा और आपको इन्विटेशन देंगे। बातों से तो सर, बातों से तो ऐसा लग रहा था अभी आज ही कहीं शपथ होने वाली है और आप लोग जा रहे हो, कई तैयारियां कर रही। चलो एनीवेज, लेट मी कम टू द पॉइंट पे आ जाते हैं सर, पॉइंट पे आ जाते हैं। देखिए, इस चुनाव से एक बात क्लियर कट समझ में आ रही है, और आप देखिए चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, और चाहे वो मध्य प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, उसके लिए लोग बधाई देते हैं, पर कांग्रेस पार्टी की भयंकर हार भी वहां पे हुई है। और इसके साथ साथ जो रेणु जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की इतनी वोट और उतनी वोट, उस पर भी हम लोग आएंगे। भूपेंद्र हुड्डा जी राजस्थान के प्रभारी बना रखे थे, शैलजा जी छत्तीसगढ़ की इन्होंने ऑब्जर्वर बना रखी थी, और रणजीत सिंह सुरजेवाला जी मध्य प्रदेश के ऑब्जर्वर बना रखे थे। तो इन तीनों ने मिलके, ये तीनों अलग अलग स्टेट के ऑब्जर्वर बने हुए थे, उन्होंने वहां पे जाके क्या गुल खिलाए हैं वो सबके सामने जग जाएगा। हरियाणा कनेक्शन आ गया भाई। तो अब तीनों ये मिलके जब हरियाणा में आएंगे और तीनों मिलके ये किस प्रकार के गुल खिलाएंगे, तो आप देख लीजिएगा फिर हरियाणा में क्या होने वाला है, नंबर 1। दूसरी बात, एक चीज और क्लियर हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई कड़ी टक्कर दे सकता है, भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को कोई तोड़ सकता है, उसको कोई हरा सकता है, तो वो आम आदमी पार्टी हरा सकती है। ये कैसे क्लियर हुआ? इसके बस की बात नहीं है, ये मैं क्लियर करने की बात कर रहा हूँ सर। आप उदाहरण देखिए, आम आदमी पार्टी ने जहां भी चुनाव लड़े, जहाँ पे अपने रिसोर्सेज लगा के और पूरी ताकत के साथ आम आदमी, मैं आ रहा हूँ सर, जिस आम आदमी पार्टी ने जिस स्टेट में ताकत लगा के चुनाव लड़े हैं, वहां पे चुनाव जीते भी है। आप चाहे दिल्ली का उदाहरण, कांग्रेस कहती है वहां बीजेपी जीत जाती है, जहां पे आप चुनाव लड़ते हैं बीजेपी को फायदा हो जाता है। मैं उदाहरण दे रहा हूं सर, दिल्ली का अगर आप उदाहरण नहीं, दिल्ली में कांग्रेस को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी, भारतीय जनता पार्टी को किसने मजा सिखाया? आम आदमी पार्टी ने। पंजाब में किसने सिखाया? आम आदमी पार्टी ने। गुजरात में अगर आप देखेंगे 40 लाख वोट लेके आई आम आदमी पार्टी, तो लाखों चने चमवा दिए थे गुजरात में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी वालों को।
तो इससे ये समझ में, इस चुनाव से समझ में आ रहा है कि इतना फ्री हैंड मिलने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने में नाकाम रही है। और हिंदी बेल्ट की अगर हम बात करें, नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, तो कांग्रेस को भी और दूसरे दलों को भी, कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल जैसे फेस को सामने लाकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस के फेस से, नेतृत्व से और या इनकी गठबंधन से लोग इनकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे, समझना पड़ेगा जी। जल्दी हाँ, एक मिनट। तीसरी बात, रेणु जी कह रही है आम आदमी पार्टी वाले कहते थे कि एक एमएलए की पार्टी हो। सर आज भी एक ही एमएलए की पार्टी हो, घर बैठ के तो रोज रात को मैं भी सरकार बना के सोता हूँ, आप अभी भी बना रहे थे। तो एक ही एमएलए की पार्टी हो सर, वो चुनाव होगा, उसके बाद हार होगी जीत होगी, वो उस पर आधारित है। सब कुछ अपना रास्ता साफ करेंगे, बैठे हुए। ठीक है नवीन जी। विद्रोही जी, अभी आप सुन रहे थे जो विजेंद्र जी कह रहे थे, मेरे को ये जानना है कि ये जो नतीजे हैं इससे हरियाणा कांग्रेस को क्या सबक लेना चाहिए? वो जो क्षेत्रीय शत्रप की बात है, जो आपस की लड़ाई गुटबाजी, इससे क्या सबक लेना चाहिए? देखिए विजेंद्र जी, पहले तो मैं ये बड़ा साफ कर देना चाहता हूं, हमने कभी नहीं कहा कि वे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन आ रहा। हम हारे हैं, कांग्रेस हारी है। हमने कभी किसी अपने सहयोगी का नाम नहीं लिया। हारते तो हम जिम्मेदार हैं और जीतते तो हम खुद जिम्मेदार हैं। इसलिए हार भी हमारी है और जीत होती तो जीत भी हमारी होती। हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। हर एक राजनीतिक दल का चुनाव लड़ने का अधिकार है, आप लड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब हम व्यापक विश्लेषण करते हैं तो मैं तो बड़ा कटु विश्लेषण करने का आदी हूं। हरियाणा को निश्चित रूप से सबक लेने की जरूरत है। अब राजस्थान के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कहते थे कि मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहूं पर कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही। चुनाव में भी यही बात कहते थे। अब जनता ने उनसे परमानेंट कुर्सी छुड़वा दी सीएम की, आगे उनका कोई चांस नहीं। अगर वो कांग्रेस नेतृत्व की बात मानकर निजी महत्वाकांक्षा और निजी अहंकार छोड़कर एक साल पहले बड़ी शालीनता के साथ हट जाते तो राजस्थान चुनाव हम नहीं। अब आप चले जाइए छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर टी देव साहब पिछले 2 साल से एक ही राग अलाप रहे थे। ढाई ढाई साल खुद भी हार गए। 94 वोट से हारे। चलो 1 वोट से हारो, चाहे हार गए ना, मैं बात 94 मैं कह रहा हूं हार गए। ठीक है। अगर वो इस तरह का माहौल नहीं बनाते और गुटबाजी को बढ़ावा न देकर स्वीकार कर लेते कि भाई ठीक है बघेल मुख्यमंत्री बन गया तो बन गया, अब वो भी भविष्य में क्या मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उम्र ही नहीं रहेगी। तो कांग्रेस नेताओं के अंदर जो गुटबाजी नीति, अहंकार, और मैं ही कांग्रेस हूं और कांग्रेस है तो मैं हूं, मतलब कांग्रेस ही मेरे कारण, ये जो सोच जो हरियाणा में कहते हैं लोग। हाँ, मैं कह रहा हूं ना, मैं हरियाणा की जो बात कर रहा हूं, हरियाणा के साथ। अरे खुल के बोलिए सर। हरियाणा के लिए कहा है आपने, हरियाणा की सबक का पूछा है तो मैं सीधा हरियाणा पे ही तो कह रहा हूं सर। तो जब तक हम इस सोच को और इस अहंकार की भावना को नहीं छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम जीतती बाजी भी हार सकते हैं। क्योंकि 2 राज्यों में मैं आपसे कह रहा हूं, राजस्थान में विवाद बदलने की बात थी, एक बार वो, पर अब की बार अगर ये अहंकार छोड़ देते नेता तो हम जीत सकते थे। छत्तीसगढ़ में हमारी जीत थी। अब बहन जी कुछ भी कहें, इनका अधिकार है क्योंकि जीत गए। पर अगर आप 3 तारीख को भी 11 बजे रमन सिंह की बात सुन ले, छत्तीसगढ़ नेताओं की बात सुन ले, वो भी 40-42 सीट आ रहे थे अपनी कि हम 40-42 तो लेंगे, वो भी जीत का दावा नहीं कर पा रहे थे। वो बड़ा नजदीक रहेंगे, हम दोनों ही नजदीक रहेंगे, पर वो जीत गए। इनको बधाई हो। अब कहीं न कहीं हमें सबक लेनी है। और मध्य प्रदेश में तो मुझे ही नहीं, खुद भाजपा नेताओं का आश्चर्य हुआ है, बम्पर से वो तो खुद 125 कह रहे थे। हाँ नहीं, कैसे मिली, वो मिली तो विश्लेषण का विषय, पर उन्हें भी विश्वास नहीं था। पर मतदाता सुप्रीम होता है और मतदाता का जो
जनादेश तो अंतिम होता है। अब अगर कांग्रेस को हरियाणा के नेताओं ने एकजुटता के साथ अहंकार को छोड़कर और मैं ही कांग्रेस और कांग्रेस में जब तक मैं हूं जब तक कांग्रेस है, ये सोच से नहीं उभरे तो भाई खुद भी डूबेंगे और कांग्रेस को डुबोएंगे। ये है विधानसभा की बात। जहां तक लोकसभा की चुनाव की बात है, लोकसभा में इन नेताओं का मैं मां कुछ चलने वाला नहीं और लोकसभा में इनका कोई इतना असर नहीं होने वाला, क्योंकि सबको एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, क्योंकि किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा लोकसभा में नहीं रहती है। लोकसभा में निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर तो कांग्रेस है, मैं आज भी आपको कह रहा हूं, मेरा हरियाणा के नब्ज को देखते आते हैं, कम से कम 7 लोकसभा सीटें हम हरियाणा में जरूर जीतेंगे और हमारा गठबंधन सही ढंग से चला, सभी दलों ने सहयोग किया, हवा बनी तो कोई आश्चर्य नहीं 10 की 10 सीट जीत जाए। और ये सारी बातें लोग, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव की अभी बात करना बेमानी है। चलिए, वो बेमानी है कि मानकर मैं तो लोकसभा में असर पूछना चाह रहा था इस जीत का भाई। हाँ, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, मैं विधानसभा की बात नहीं कर लेकिन रहा। बड़ी हिम्मत चाहिए विद्रोही जी, जिन राज्यों में ये मानकर चला जा रहा था कि कांग्रेस जीत रही है, वहां इतनी बड़ी हार के बाद अगले दिन ये कहना कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे, बड़ी हिम्मत का काम है। देखिए मैंने आपको आंकड़े दिए हैं, जनता ने हमें अब ये सिर्फ अब मैं भी आंकड़े देता हूं आपको, सुनिए अब मेरा आंकड़ा, अब आंकड़ा सुनिए, अब एक आंकड़ा सुनिए। इस चुनाव के नतीजों के बाद देश में बीजेपी के 115 विधायक बढ़ गए, कांग्रेस के 75 विधायक घट गए और पिछली बार सिर्फ आधा % से राजस्थान में बीजेपी रह गई थी। सर ये आंकड़ा जो है वो ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए ना, मैं हार स्वीकार कर रहा हूं, हार से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने क्या कहा है, आप मेरी बात को अगर नहीं समझना चाहते, सुनना चाहते, मैं समझ गया आपकी बात को, नहीं मैं चुप हो जाता हूं। अरे सर मैं समझ गया आपकी बात को। रेड्डू जी ने कहा कहां है कांग्रेस, खत्म है। भाई नवीन गौड़ ने कहा कि कहां कांग्रेस मुकाबला, अरे 4 करोड़ 92 लाख वोट हमको मतदाताओं ने वैसे ही दे दी क्या, हम हार गए। ठीक है, हम तो स्वीकार करते हैं। ठीक है विद्रोही जी, हमको 4 ये तो मान लोगे कि इन 5 राज्यों में हमारे 4 करोड़ 92 लाख। हाँ बिल्कुल, मैं कब मना कर रहा हूँ भाई, मैं तो मान रहा हूँ। भाजपा के 4 करोड़ 80 लाख समर्थक है। तो मैं कह ही हम रहा हार गए, पर क्या हम ये मुकाबला करने नहीं है क्या? मैंने कब मना करा, मैंने भी तो उसमें आंकड़ा दिया कि बीजेपी के 115 विधायक बढ़ गए, आपके 75 घट गए। विधायक इनके ज्यादा है तभी तो जीते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर वोट आप देखिए, आप एक विश्लेषक है, आप पत्रकार और विश्लेषक की हैसियत से सोचिए। मैंने सोच लिया सर, मैंने सोच लिया। सर सुन लीजिए सर, विधायक जो बनते हैं उससे सरकारें मैं अब किसको कितना वोट मिला, किसको कितनी ताकत है, उससे राजनीतिक ताकत का पता चलता है। मैं विद्रोही जी इसका और अच्छा एनालिसिस कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास समय कम है। मैं इसका और अच्छा आप सुनिए मेरी बात। आप अपना विश्लेषण कुछ भी करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अच्छा ठीक है, अरे अब नेहा की बारी है, रुक जाइए, बस रुक जाइए, अब नेहा की बारी है। हाँ जी नेहा जी बोलिए। मैं थोड़ा आंकड़ों पे थोड़ा सा मैं भी दृष्टिकोण डाल देती हूँ अपना। वेद प्रकाश जी वैसे तो अपने कांग्रेस की फूट का बयान जो है दे चुके हैं आपके चैनल के माध्यम से, और विद्रोही जी वैसे भी कई बार बहुत अच्छी सी बात, बहुत अच्छी सलाह, बहुत अच्छी नसीहत अपनी पार्टी को चैनल के माध्यम से देते रहे हैं और ये उनकी अच्छी बात है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि सबका अपना अपना नजरिया है। आप देखिए कि अशोक गहलोत जी को टोटल वोट जो मिले हैं वो 96,859 मिले हैं। अब पायलट जी की अगर बात करें तो पिछली बार उन्होंने यूनुस खान जी को हराया था 54,179 वोट से, और अब की बार उनका जो वोट मार्जिन रहा है जीत का वो रहा है 29,475 वोट का। तो आप देखिए कि लोकप्रियता आपकी घट रही है। पिछली बार से दोनों बड़े नेताओं ने राजस्थान में कम वोट लिए। वसुंधरा जी ने जहां पिछली बार जो है वो अपने इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है और 52,000 वोटों से जीत हासिल की है। आप आंकड़ों की बात करते हैं, आंकड़े तो इस तरह से भी गिनाए जा सकते हैं और आंकड़े इस तरह से भी बोलते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी 57,939 वोटों से जीते हैं और शिवराज सिंह चौहान जो है वो 1,64,991 वोटों से जीते हैं।
आप क्या बात कर रहे हैं विद्रोही जी? जब दो कांग्रेस इतने का बड़े एक राज्यों उम्मीदवार की 16 जनता, वोटों से भी हारा है मैम। कांग्रेस का एक उम्मीदवार 16 वोट से भी हारा है, ये भी आंकड़ा है। शुभकामनाएं आपको। हम तो बड़े दिल से इस जीत को भी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आप इस जीत को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दो चीजें कर रहा हूं मैं स्वीकार, आप जीते हैं। कौन? मैंने आपको बधाई दी रहा, आपकी जीत हुई है, मैं इस पर बहस ही नहीं कर रहा। अभी एक बार मुझे बात रखने दीजिए, समय बहुत कम है। मैं वरुण जी बहुत हैरान होती हूँ हर रोज डिबेट में आके, आम आदमी पार्टी का जो रवैया है, जो सुपर कॉन्फिडेंस की बात वो करते हैं, मैं उसको ओवर कॉन्फिडेंस कहूंगी। उनका ओवर कॉन्फिडेंस का सोर्स क्या है मुझे ये समझ में नहीं आता। दिल्ली में झूठ पर झूठ बोलते हैं, उनके झूठ के पर्दे फाश होते हैं। आज तक मैंने हर बार डिबेट में एक बात पूछी कि दिल्ली में अगर आपने एजुकेशन मॉडल को, हेल्थ मॉडल को रखा है इंटरनेशनल लेवल पर, तो मुझे नवीन जी एक बात का जवाब दे दीजिए कि दिल्ली में नए स्कूल कितने खोले, नए अस्पताल कितने खोले? आप इस बात का जवाब जिस दिन मुझे डिबेट में दे देंगे, उस दिन मैं आपको दिल से सलाम करूंगी और आपके मॉडल को मान लूंगी। लेकिन आप आज तक ये बात लेकर नहीं आए, क्योंकि आपने एक भी दिल्ली में नया स्कूल नहीं खोला और नया अस्पताल नहीं खोला। फिर आप किस मॉडल की चर्चा करते हो और किस मॉडल को आपने बेच दिया? इस मॉडल को पंजाब में, पंजाब की जनता बहुत भोली भाली और वहां की राजनीतिक पृष्ठभूमि थोड़ी सी डिफरेंट है, वहां आपके जुमले चल गए। लेकिन यहाँ हरियाणा में नहीं चलने वाले। जहां तक बात INLD की है, मैं सम्मान करती हूँ, उनका इतिहास बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा आपको समीक्षा की जरूरत है। इस वक्त पर ओवर कॉन्फिडेंस करना, बीजेपी को गालियां देते रहना ही आप सब लोगों के लिए अगेंस्ट जाएगा। जिस तरह से राजस्थान में, जिस तरह से मध्य प्रदेश में और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में गया है, आप देखिएगा हरियाणा की जनता फिर से सच्चाई के साथ खड़ी होगी, नरेंद्र मोदी के जो दृष्टिकोण है उसके साथ खड़ी होगी, नरेंद्र मोदी के विजन के साथ खड़ी होगी। क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को तरक्की दिलाई है, जो इंटरनेशनल लेवल पर एक भारत का जो स्तर बना है, जो $5 ट्रिलियन की हम जो है इकोनॉमी बने हैं, इस चीज को आज हरियाणा की जनता भी देख रही है। ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी, भाई आप कांग्रेस को आउटराइट कर रहे हैं बेवजह में, मतलब न्यू आप हल्के में ले रहे हैं, उनको वोट बहुत मिला है भाई। नहीं देखिए, मैंने ये कभी नहीं कहा है कांग्रेस से, विद्रोही जी ने गलत कहा, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने ये बोला कांग्रेस के जो छत्रप हैं वो इतने घमंडी हो चुके हैं, वो किसी की मानते ही नहीं, सेंटर की नहीं मानते, किसी रणनीतिकार की नहीं मानते, वो अपने आप को बड़ा बादशाह मान करके चुनाव में उतरते हैं, जिसका बुरा परिणाम उनको भुगतना पड़ता है। यही हाल हरियाणा में है। हरियाणा में भी यदि ये नहीं संभले, यदि इसके ऊपर हरियाणा में भी इनका यही हाल होना है। दूसरी बात देखिए, अभी ताऊ देवीलाल से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चली हुई है, उसी के ऊपर हम चला रहे। एक विवाद चला हुआ था काफी लंबे 4 साल 4.5 साल से कि असली लेगेसी किसके साथ गई है। अब सिख से प्रतिनिधि रहे चौधरी देवीलाल जी, देश के उप प्रधानमंत्री बने और उसी में जाकर के जेजेपी इलेक्शन लड़ती है और वहां पर उनको इतना मतलब नकारते हैं वहां के लोग, उनको मतलब क्या को अजय टोटाला से 2 बार विधायक रहे, ये और बता दो। अजय टोटाला शिक्षक क्षेत्र के ही जुद्दू से 2 बार विधायक रहे। लेगेसी यदि इनके साथ होती तो इतना बुरा हाल वहां राजस्थान में नहीं होता। तो वहां से भी ये क्लियर हो गया, इनेलो के पक्ष में ये सर्टिफिकेट आ गया कि असली ताऊ देवीलाल का उत्तराधिकारी है अभय सिंह चौटाला जी है आज के दिन। मतलब आपकी पार्टी से कोई लड़ता तो वहां से जीत जाता? नहीं, हम तो वहां लड़े ही नहीं। हाँ। हमने तो देखिए बात तो हमारा मतलब हरियाणा प्रदेश की हम राजनीति कर रहे हैं और हरियाणा प्रदेश के असली उत्तराधिकारी चौधरी अभय सिंह चौटाला है और ताऊ देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का बखूबी वो काम कर रहे हैं। इसलिए हम दूसरी बात देखिए, एक मिनट, ये असली और नकली का खेल क्या है? ये असली वारिस और नकली वारिस कहाँ से आए? इस पर किसी और दिन चर्चा। तो आपके सहयोगी हैं नेहा जी, उन्होंने कहा कि हम वारिस है, हमने कहा हम वारिस है। अब ये सर्टिफिकेट और बड़ी अच्छे तरीके से मिल गया कि असली वारिस हम हैं। अब आप देख लो आप नकली किसको मानते हो। ठीक है, अभी जो है ये नेशनल लोकदल पार्टी का हर साइड से पॉजिटिव हमारे लिए बनता जा रहा है माहौल और हम मतलब कांग्रेस की हार से आपका पॉजिटिव बन गया? कांग्रेस की हार से हमारा पॉजिटिव बन गया। आम आदमी पार्टी का जो हालात हुए, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो जनता ने इनको शीशा दिखाने का, आईना दिखाने का काम किया। जनता पार्टी को आईना दिखाने का ठीक है। सर समय नवीन जी एक जल्दी से रिएक्शन दीजिए। सिंपल रिएक्शन है, बिना मैं नेहा कंवर जी को चैलेंज करना चाहता हूँ
सबसे पहले इन्होंने स्कूलों के, दिल्ली के स्कूलों पे जो बात उठाई है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, डेट भी आपकी होगी, समय भी आपका होगा और स्कूल भी आप चुन लीजिए, और मैं भी चलूंगा और आप भी चलिएगा, और आप देख लीजिएगा आपके जिस प्रकार से गौरव भाटिया जी भागे थे सौरभ भारद्वाज के सामने से, आपको वहां से अगर ऐसे भागते हुए नहीं दिखाया स्कूल के सामने से तो मुझे बता दीजिएगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने 20,000 नए सरकारी स्कूलों में 20,000 नए कमरे बनाए हैं, जो लगभग 57 नए स्कूलों की इक्विवेलेंट है। अगर आप हेल्थ केयर की बात करो तो आज आम आदमी पार्टी ने 8 नए हॉस्पिटल बनाए हैं, और इसके 8 नए हॉस्पिटल बनाए हैं या फिर वो बनने की प्रक्रिया में है। तो उल जुलूल विक्टिम कार्ड खेलना, उसको गालियां दे दी, इसको गालियां दे दी, इससे नहीं होगा। आप अपने हरियाणा पे आइए, आपने अभी 105 सरकारी स्कूल बंद कर दिए कुछ दिन पहले हरियाणा में, उसके बाद मर्जर के नाम पे। और चलिए ठीक है, समय मेरे पास नहीं है, मैं माफी चाह रहा हूँ। जवाब आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नहीं फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे भी, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, और अभी तो क्योंकि अब लोकसभा चुनाव का माहौल बन रहा है। फिलहाल समय इतना ही है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी की बड़ी जीत, उसके बाद अब नजर लोकसभा पर। समय बहुत कम है, लेकिन सियासी अखाड़ा सस्ता हुआ दिखाई दे रहा है। रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।